स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करा जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखना होता है जब हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं। पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं। एक तो पहली हमारी किस चीज़ में नॉलेज है, किस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है, या किस चीज़ से हमें प्यार है। उस चीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं। किसी को लकड़ी में प्यार हो सकता है, किसी को गाड़ियों में हो सकता है, किसी को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हो सकता है, या स्पाइसेस में हो सकता है, कपड़े में हो सकता है। कोई भी चीज़ें, आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस इतना होना चाहिए कि आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि कोई और प्रोडक्ट में काम कर रहा है। मान के चलो मेरा दोस्त है जो चावल में काम कर रहा है और उसने बहुत अच्छे घर बना लिया, गाड़ी ले ली, सब ले लिया। यार मुझे भी वो करना है। अभी देखो, उसको चावल के बारे में नॉलेज है, उसके पास ऑलरेडी सेटअप है, उसका खुद का मिल है, वो बहुत कुछ कर सकता है और उसको सपोर्ट करने के लिए इसके फैमिली भी है। आपको तो कोई है नहीं, आपको कोई इतना नॉलेज भी नहीं है। अब उस चावल में क्यों फंसना चाहते हो जिसमें आपको नॉलेज भी नहीं है। इससे अच्छा आप अपने बारे में सोचो कि हाँ, मुझे क्या चीज़ पता है। एक बार आंख बंद करो और बैठ के सोचो कि किस चीज़ के बारे में मुझे प्यार है और क्या क्या चीज़ें मैं जानता हूँ और क्या चीज़ें के जानने की वजह से मैं उस बिज़नेस में उतर सकता हूँ। तो ये मेन चीज़ आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या सोचना है। हाँ ठीक है, मैं कुछ चीज़ें समझ गया। हाँ, मुझे नॉनवेज से प्यार है, कोई मीट में मैं काम कर सकता हूँ, मुझे चिकन में काम करना है, ठीक है। मुझे चिकन में थोड़ी बहुत नॉलेज है और थोड़ी बहुत मैं सीख भी लूँगा और मुझे पसंद भी है, मैं काम करूँगा। अभी चिकन का डिमांड है क्या ग्लोबल मार्केट में? हाँ है। तो फिर अच्छी बिजनेस है, तो लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो वो कर सकते हो। अभी कोई टाइपराइटर है, पुराने ज़माने की वो टाइपराइटर आती थी, तो मुझे टाइपराइटर से प्यार है, मैं आज सामान दे दो, मैं खुद टाइपराइटर फिक्स करके दे देता हूँ। क्या उसके लिए डिमांड है? नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो अब क्या करोगे? वो टाइपराइटर तो आपने बना दिया, आपको तो उसके बारे में नॉलेज भी है, आप उसको पसंद भी करते हो, मगर खरीदने वाला कहीं नहीं है, तो उसका क्या बिजनेस बना सकते हो? कुछ नहीं। तो ऐसे चीज़ें चुनो, एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या चीज़ें आपको पता है और क्या क्या चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो या सीख सकते हो या उसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। तब आप उसको, उसकी डिमांड भी चेक करो कि हाँ, ये प्रोडक्ट का ये डिमांड है, तो ये मुझे बेहतर कर सकता हूँ, तो फिर वो बिज़नेस बन सकता है। मुझे पसंद है मगर किसी और को पसंद नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप ये चीज़ें प्लान करिए। आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल डिमांड कितनी है, वो टारगेट मार्केट कौन सी है, फिर उसके बारे में यूनिक क्या है, कि अगर मैं काम करना शुरू करूँगा इसमें यूनिक क्या है, इसमें क्या मैं अलग चीज़ कर सकता हूँ, मार्केट में जो मिल रही है उससे अलग क्या हो सकता है, राइट। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अभी मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, मुझे कुछ पसंद है, मुझे पेन पसंद है, मैंने पेन चुन लिया और ये ग्लोबल डिमांड में है, हाँ लोगों को पसंद भी है, मगर इसमें दिक्कत है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इसमें प्रॉफिट नहीं बचा। तो प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या बिजनेस करोगे? तो एंड ऑफ द डे हम लोग बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए करते हैं ना, वरना तो हम लोग उसको चैरिटी बोलते हैं, बिजनेस थोड़ी ना बोलते हैं। चैरिटी का मतलब दान देना। अभी किसी को अगर प्रॉफिट नहीं है, या अगर आप मान के चलो, अभी आजकल काफ़ी लोग ऑनियन में काम करते हैं, प्याज में। तो अभी प्याज में जब काम करते हो तो आपने नासिक से उठाया, दुबई भेज दिया और पता नहीं वो लॉस लॉस में जाने वाला है या प्रॉफिट में जाने वाला है। तो अभी आपका सिचुएशन क्या रह गया कि प्रॉफिट में जाएगा या कुछ मार्जिन भी आएगा या नहीं आएगा, जो पैसा डाला तो वो भी डूब जाएगा क्या? तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये सारे फ्लक्चुएशन आपको आ जाती है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अगर मुझे किसी चीज़ से प्यार है और वो चीज़ का डिमांड भी है, क्या वो प्रॉफिट भी है या नहीं है। उस पर आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने में बनेगा। अगर मुझे पेन में डील करना है, मुझे पता होना चाहिए कि पेन 2 रुपये में बन रहा है। अगर मार्केट का प्राइस इसका 5 रुपये है और मैं यूएस में भेज रहा हूँ और इसका 2 रुपये से 1 से 2 रुपये का मुझे लॉजिस्टिक का खर्चा है, कम से कम 1 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, तो कम से कम मुझे 10-20% का मार्जिन आ रहा है, तो फिर ठीक है, उस बिजनेस में आप काम कर सकते हो। तो अगर 10-20% नहीं आ रहा है सर, 5% आ रही है, ठीक है, प्रॉफिट है, एंड ऑफ द डे काम कर सकते हैं। कि 15 से 20% होना अच्छी बात है, नहीं है थोड़ी कम भी है। अभी चावल में अगर हम देखेंगे तो 1 से 2% का मार्जिन आता है, वो भी मुश्किल से मिलती है। तो अगर उसमें से अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उतना नहीं मिलता है सर, मुझे उसी से प्यार है, मगर बहुत वॉल्यूम में बिक जाता है, तो पूरी शिप निकल जाती है उसी का, तो फिर उसमें वॉल्यूमेट्रिकली आप खेल सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्वांटिटी। 1-2 पेन भेजने से अच्छा, अगर देखो मुझे ना इसमें 20% का, 10 रुपये का पेन है, मैं 30 रुपये में बेच रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी मार्जिन है, मगर कितना बेच पाऊंगा मैं? 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन, राइट। ये कंटेनर में तो नहीं जाने वाला ना।
ये तो अलग अलग से डब्बे बनेंगे, इसके 500 पीसेस, 1000 पीसेस, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। कभी कभी ये चीज़ें आपको देखना होगा कि मार्जिन डिपेंड भी करता है कि ये क्वांटिटी बेस्ड बिजनेस है क्या प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस है। अगर क्वांटिटी प्रॉफिट कम आती है मगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मगर प्रॉफिट लाखों में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये बहुत अच्छी मार्जिन है मगर पैसे कम आते हैं, फिर भी ठीक है, पैसे तो आ ही रहे हैं, ठीक है, करते रहो। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। एंड ऑफ द डे आपको कैसे भी आपको प्रॉफिट में होना है, ये मैंडेटरी है, वरना कोई मतलब नहीं बनता बिजनेस का। नुकसान करना है तो अगर पैसे गंवाने ही है तो एक्सपोर्ट में क्यों गंवाना है, घर में ही गंवा सकते हो। अब मुझे दे दो, आपका पैसे चले गए, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। किसी को दान दे दिया तो पैसे तो गए ना, तो ऐसे आपको डोमेस्टिक में भी पैसे गंवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जाके सिर्फ एक्सपोर्ट करके किसी और को उधारी में देके वहाँ पे जाके पैसा फंसा दिया तभी आपको लॉस होगा, ऐसा कोई नहीं है। घर में भी लॉस कर सकते हो। लॉस करने में हज़ार तरीके, कमाने में दिक्कत होती है। तो दूसरी चीज़ होती है आसान। क्या होता है, आसानी से एक्सपोर्ट हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, आराम से एक्सपोर्ट हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना नहीं कर रखा, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स वालों की गवर्नमेंट ने मना नहीं कर रखा, तो आपका प्रोडक्ट आराम से भेजा भी जा सकता है, वहाँ पे लेने के लिए भी वो तैयार है। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, ये पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, ये पेन की एक्सपायरी कहाँ होती है। ये पेन की एक्सपायरी, इंक एक्सपायर हो सकते हैं साल भर के बाद, वरना तो इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ, अगर इसी जगह पे अगर मैं टमाटर पकड़ूँ तो आप ये बोलोगे ना कि इस टमाटर तो सड़ जाएगा, कितने दिन में सड़ेगा। तो 7-8 दिन में अगर टमाटर अगर सड़ गया और मैं यूएसए भेज रहा हूँ, 40 दिन तो उसके लगते हैं। उसके लिए मुझे अलग से शिपिंग करनी पड़ेगी, उसके हैंडलिंग अलग करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर कंट्रोल भेजना पड़ेगा, तब मेरी टमाटर ठीक क्वालिटी में वहाँ पे पहुँचेगी। अगर बीच में कोई गड़बड़ी हुई तो मेरी टमाटर खराब हो सकता है। तो इतने सारे चक्करों में आपको क्या लगता है सेफ। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी मुझे सेफ खेलना है, अभी इतना नहीं करना है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है जहाँ पे मेरा पूरा घर बिक जाए। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी जिसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, मतलब मान के चलो अगर आप अचार में भी काम करते हो, उसका भी शेल्फ लाइफ 6 महीने से साल भर का निकलता है, तो ऐसे प्रोडक्ट में काम करो जिसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने के ऊपर है। कि ऐसा नहीं हो कि 4 दिन का प्रोडक्ट है, अगर 4 दिन के अंदर वो माल वहाँ पे नहीं पहुँचा तो मेरा माल तो सड़ जाएगा और उसका पैसे गए और क्लाइंट उसका पैसा नहीं देगा। अगर ऐसा है तो फिर आप दिक्कत में फंसोगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है और आसान होनी चाहिए आपकी बिजनेस, ये ध्यान में रखो। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर आसान बिजनेस है तो सब कर लेंगे। अरे जो सब कर रहे हैं वही करो यार, अलग से मत करो। क्योंकि लोगों को क्या है ना, अलग करने से जाके हाथ छिल जाते हैं, क्योंकि हाथ से चलना शुरू कर देता है। पैर दिए है भगवान ने, पैर से चला करो। अलग करने के चक्कर में हाथ से चलने लग जाते हैं तो फिर बिजनेस भी बैठ जाता है। तो उतना ध्यान रखो कि अलग करने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना कर बैठो। दूसरा होता है कंपटीशन। देखो क्या होता है, जहाँ पे अगर कहीं पे मैंने शक्कर रखी है तो चीटी तो आना ही है। अभी बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो 100% कॉम्पिटिशन है। अभी देखो, एक घर है जहाँ पे अगल बगल में 1-2-3 दुकानें खुली हुई है। अभी अगर ज़्यादा घर बन गए तो दुकानें तो बढ़ेगी, ये तो बिजनेस ही है, ये कंपटीशन होगा ही। और जिन लोगों को जहाँ जमेगा और वहाँ पे लेंगे। किसी का शक्ल पसंद नहीं आता, किसी का प्राइस पसंद नहीं आता, किसी का क्वालिटी पसंद नहीं आता, उसके हिसाब से अलग अलग लोगों से अलग अलग जाके लेते हैं। यही से बिजनेस चलती है। तो इसी हिसाब से आपको भी देखना है कि कंपटीशन अगर है तो क्या प्राइस कंपटीशन है, क्या क्वालिटी कंपटीशन है, या सर्विस कंपटीशन है। सर्विस मतलब मैंने किसी को बोल दिया कि 4 दिन के बाद आपका माल पहुंच रहा है तो 4 दिन में पहुंच रहा है बार बार, तो उसका क्या हो गया कि आपका सर्विस ठीक है, थोड़ी प्राइस और क्वालिटी में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आपने जो दिन बोला उस दिन में प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ों में आप कहाँ पे रुकते हो आपके कंपटीशन के सामने। क्या मेरा प्राइसेस अच्छे हैं, तो यार मेरे प्राइसेस भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और मैं ठीक टाइम पे डिलीवरी भी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी आपकी कंपटीशन तो खत्म हो जाएगी वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यही होता है। कंपटीशन तो होगी आपके लिए, ऐसा कोई कभी नहीं होगा कि रेड कार्पेट डाल के ना भाई आप आ जाओ, आपके लिए रुके हुए थे, अभी आप ही से शुरू करेंगे बिजनेस, ऐसा तो होगा नहीं। और पहले किसी कर रहे होंगे, किसी से कोई प्रोडक्ट के ऊपर अनबन होगी या प्राइजेस के ऊपर अनबन होगी, कुछ तो होगा, दिक्कत है। तो फिर उस दिक्कत अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बिजनेस आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देख के चलना पड़ेगा। अभी देखो इंडिया में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारी ताकत है। पहली चीज़ है एग्रीकल्चर में, स्पाइस हो गया, टी हो गया, चावल हो गया, पल्सेस हो गए, ये सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट हो गई, टेक्सटाइल हो गया, प्रोसेस फूड्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये जूट, बैम्बू स्ट्रॉ वगैरह में काम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एज अ देश हमारे ताकत है। तो अभी इसमें से अगर आपका कोई भी ताकत, आपको भी इसमें नॉलेज है तो उसमें काम करना शुरू करिए। अभी किसी का नॉलेज जूट में हो सकता है, किसी का नॉलेज स्पाइसेस में हो सकती है, तो किसी में भी है, आपका अपना नॉलेज यूज़ करिए और काम उसमें शुरू करिए।
और दूसरा क्या होता है, किस तरीके का बिजनेस हमें शुरू करना है। क्या मैं किसी दुकानदार को बेचूंगा, कि मैंने किसी को दुकानदार को बेचा और दुकानदार वो आगे वो कस्टमर को बेचेगा, या मैं सीधा सीधा डायरेक्टली कस्टमर को बेचूंगा, क्योंकि ई कॉमर्स का ज़माना है आज के टाइम पे। जो भी मैं बेचना चाहता हूँ अमेजोन में डायरेक्टली लोग खरीद लेंगे। अभी अगर आपको B2C करना है या B2B करना है, अगर क्या मुझे दुकानदार को बेचना है या मुझे डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है, ये डिसाइड करो। तो क्योंकि अगर मैं दुकानदार से बेचूंगा, राइट, दुकानदार कितना खरीदेगा मेरे से। अगर जूते की दुकान है, मेरा जूते का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर मैं किसी दुकानदार को जूते भेजूंगा तो कितना भेजूंगा, एक ट्रक भर के भेजूंगा। अगर वही मैं कस्टमर को बेचूंगा तो कितना बेचूंगा, एक जोड़ी या दो जोड़ी मैक्सिमम, या पूरा घर भर के इकट्ठा खरीद रहे हैं तो 5-6 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो नहीं बेच पाओगे, पूरी ट्रक भर थोड़ी ना आप कस्टमर को बेच पाओगे। तो आप क्या हो और आप किसको टारगेट करना चाहते हो ये देख लो। दोनों कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दुकानदार को ट्रक भर के भी भेजो और खुद का भी एक शॉपिफाई वेबसाइट या अमेजोन में लिस्ट कराओ, फिर वहाँ पे बेचते रहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा कंपनी आई जो बोलते हैं सर आपके जूते तो बहुत सही है, आप मेरे नाम पे बना के दे दो, अगर आप वो प्रोवाइड करते हो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपके नाम पे तो जो, अगर आपका बड़ा ब्रांड है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँगा, डीलरशिप ले लूँगा कोई भी देश में। अगर आपकी उतनी बड़ी ब्रांड नहीं है, आपकी खुद के नाम पे अगर आप छापवा के बेच रहे हो, तो क्या मैं आपकी चीज़ों को क्यों बेचूंगा एज ए एक्सपोर्टर या इंपोर्टर। मैं आपके प्रोडक्ट का क्यों प्रमोट करूँगा, कल जाके आप मुझे रिप्लेस कर दोगे। तो इससे अच्छा कि मैं अपने नाम से करूँगा और मेरी ब्रांडिंग मेरी प्रमोशन में करता रहूँगा। तो तब अगर आपको वाइट लेबल करनी है, किसी और के नाम पे नाम छपवाने को हम लोग वाइट लेबल बोलते हैं। अगर वाइट लेबलिंग सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बिजनेस वहाँ पे बन जाएगी। एक तो दुकान से दुकानदार के लिए बेच रहे हो, दूसरा कस्टमर को भी बेच रहे हो, और अगर कोई बंदा आता है कि हाँ मेरा 1000 पीस चाहिए और मेरे नाम पे छपवा के दे देना, वो भी, उसके लिए भी आप मान जाते हो। तो आपके पास तीनों तरीके के बिजनेस आ जाते हैं। तो आप ये देखो कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जा सकती है। अगर अभी देखो 2 किलो का चावल तो मैं नहीं भेज पाऊंगा किसी को, क्योंकि वो बल्क में जाएगी। अगर आपको 2 किलो का चाहिए तो दुकानदार के पास जाके दो। ऐसा नहीं होगा कि 2 किलो के चावल मैं इंडिया से यूएस भेज रहा हूँ, पागल बनाऊंगा, क्योंकि लॉजिस्टिक का चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे और उसको मैं प्राइस बढ़ा के दूंगा तो फिर वो भी पे नहीं करेगा। तो ये बिजनेस B2B होगा। B2C बिजनेस वो हो सकता है कि नॉर्मली जूते हो गए, अगर किसी जूते पसंद आ गए, मुझे कहीं पे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ से मंगवाऊँगा। तो उसके पैसे जितने भी देने होंगे एडिशनल, इसमें मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से लगाव है, हाँ मतलब बन सकती है। जूते बल्क B2C में भी जा सकती है या B2B में भी जा सकती है, मगर चावल दुकानदार से ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1-2 किलो के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे या कोरियर में भेजने लगे, वो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। क्योंकि 2 किलो का चावल आपको करीब करीब 5-6 हज़ार का तो लॉजिस्टिक लग जाएगी, जो कोरियर के खर्चे हैं, तो उसमें से फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो फिर ये बिजनेसेस आप देख लेना कि कौन से बिजनेस ये करना है आपको। क्या B2B करनी है, सर मैं छोटी हद तक करूँगा क्योंकि मैं ना ड्राइंग करता हूँ और मुझे ना वो एक्सपोर्ट ड्राइंग्स मुझे एक्सपोर्ट करनी है। अभी कितना ड्राइंग करूँगा मैं दिन भर बैठ के, 2 से 3। तो मैं कितना एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, 2 से 3। पूरी महीने भर अगर मैं बैठ के 90 भी ड्राइंग मैंने बना लिया, 90 ड्राइंग को मैं इकट्ठा ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ किसी मर्चेंट से, तो फिर आप कर सकते हो। नहीं, ये अलग अलग लोग हैं, मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट में डालता हूँ, जिनको जो खरीदना है खरीदे और उसका जो खर्चा पड़ेगा उनको देना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को जो पसंद आ गया वो अलग अलग से खरीद लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिज़नेस आपको जानना है कि क्या किस तरीके के बिज़नेस में आप उतर रहे हो, तभी उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हाँ ये बड़े पैमाने में अगर हम कर सकते हैं या ये छोटे पैमाने में बिज़नेस बनेगा। दूसरा क्या है कि स्टार्ट करने में आपको छोटा शुरू करना है, क्योंकि क्या होगा, अगर थोड़ा हल्का गिरे आप उठ सकते हो, अगर कहीं बिल्डिंग से कूद गए तो ख़त्म ही हो जाओगे। तो इससे क्या है ना कि छोटी छोटी गलतियां होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में उतर रहे हो, छोटी गलतियां करो, कस्टमर को भेजो, पसंद आए ना आए वो बताएंगे कि उनको क्या पसंद नहीं आया, आप दोबारा उसको वर्कआउट करोगे, फिर उसको दोबारा भेजोगे, फिर उनसे बात करेंगे, फिर उनको रेगुलरली छोटी छोटी अमाउंट में या छोटी छोटी सैम्पल्स में आप एक्सपोर्ट करते रहो। फिर एक बार आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, अभी मुझे बड़ा बिजनेस करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एकदम कूद जाते हैं, फिर दिक्कत हो सकती है। बड़ा करो बिजनेस, मगर शुरुआत छोटे से करना है। तो देखो क्या होता है ना कि जब अब कोई भी बच्चा बड़े शुरुआत में भागना शुरू नहीं करेगा, वो चलना शुरू करता है। वरना अभी
खड़ा होगा गिरेगा, फिर खड़ा होगा गिरेगा, चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा। पहले ही भागने लगे तो मुंह के बल गिरोगे, फिर उसके बाद उठ नहीं पाओगे या दांत मुंह सब तोड़ के बैठोगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। राइट। तो ये चीज़ें आपको बेसिक कॉमन सेंस में आपको बिजनेस में खड़ा करना है। अगर मेरे सोच के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आज के टाइम पे काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं। ऑर्गेनिक स्पाइसेस है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, डिज़ाइनर गारमेंट्स हैं। ट्रेंड के हिसाब से अगर जाएंगे तो आजकल जूट प्रोडक्ट्स है, बैम्बू स्ट्रॉज है, ये प्रोडक्ट आजकल काफ़ी डिमांड में चलते हैं, जो नॉर्मली मिट्टी में ख़त्म हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो मिट्टी में दबा दो खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट वाली प्रोडक्ट को हम लोग नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल खेलते हैं। दूसरा होता है नीच प्रोडक्ट, मिलेट्स हो गया, हर्बल टी हो गई, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हो गए, तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। अभी देखो आपको क्या नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। इसमें क्या रिसोर्स आएगी, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के टाइम पे ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि वो प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता हो। रिस्ट्रिक्टेड है फिर भी चल जाएगी, एक हद तक आप लाइसेंस दोबारा एक्स्ट्रा परमिट ले सकते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट करोगे। मगर प्रोहिबिटेड कैटेगरी, प्रोहिबिटेड में नॉर्मली क्या आता है, गोमांस आती है, पिकॉक के फेदर्स आते हैं, काफ़ी और चीज़ें आती है, एनिमल हो गया, इंसान की किडनी में काम करना है, नहीं होगा क्योंकि वो सब गलत चीज़ें हैं। तो नॉर्मली उन चीज़ों में आप वो प्रोहिबिटेड होती है, उन चीज़ों में आप काम नहीं कर सकते। कोई ऐसे जानवर है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, उसके अंडे बेचने चले, नहीं होगा वो एक्सपोर्ट क्योंकि वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आती है। तो ऐसे प्रोहिबिटेड कैटेगरी तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड में आप फिर भी एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेके आप काम कर सकते हो। फिर देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, फिर आप कहाँ से लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कछुए के अंडे एक्सपोर्ट हो रहे थे, उसको निकाल के उन्होंने समुद्र में बहा दिया। क्योंकि क्या होता है ना, कछुए के अंडे इलीगल होते हैं, कुछ उसमें भी वेराइटीज़ होते हैं। कुछ कछुए ऐसे होते हैं कि जो इंडिया के हैं और वो ख़त्म होने आए और उसके अंडे आप बेचने चले, तो फिर वो सब प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आती है, वो सब दिक्कतें आ सकती है। तो ये लिस्ट एक बार आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, एक लिस्ट बनवा लो। एक तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके ऊपर बता देता हूँ कि इसके बिजनेस में क्या प्रॉफिट, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और दूसरी, वो लिस्ट को यहाँ पे भी कंपेयर करना कि अगर वो फ्री लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है तो होगा ही नहीं, अगर रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार ये डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, फिर इसको रेफर करके आप काम शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दूसरी यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।